एक 19 साल का नौजवान जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से अपने सपनों को सच करने अहमदाबाद आता है। उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन आंखों में उम्मीदें भरी होती हैं। शहर में आकर वह रोज सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाता है और ईमानदारी से काम मानता है, कोई भी छोटा मोटा काम जिससे वह 2 वक्त की रोटी कमा सके। एक दिन जब वह एक आलीशान कोठी का गेट खटखटाता है तो दरवाजा खोलती है एक करीब 40 साल की सजी संवरी महिला। उसकी नज़र लड़के पर ठहर जाती है। कुछ पल वो उसे गौर से देखती है, सिर से पैर तक। फिर उसे अंदर बुला लेती है और नरमी से पूछती है, तुम क्या क्या काम कर लेते हो? लड़का आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैडम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही कर दूंगा। वो औरत उसकी बात पर मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान में कोई राज छिपा होता है। वह एक बार फिर उसे ध्यान से देखती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम आज से यही काम करोगे। लड़के को लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसे रहने की जगह और काम मिल गया, ठीक वैसा काम जैसा वह अहमदाबाद में खोज रहा था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल होता है। वह महिला भी उस पर काफी भरोसा दिखाने लगती है। लेकिन एक रात करीब 10 बजे जब लड़का एक कमरे की सफाई करने जाता है, तभी वह औरत उसे एक ऐसे रूप में दिखती है जो कल्पना से परे था। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक होती है, चेहरा अजीब ढंग से बिगड़ा हुआ लगता है और उसका व्यवहार एकदम बदला हुआ, जैसे वह किसी और दुनिया की हो। वह नज़ारा देखकर लड़का अंदर तक कांप जाता है और उसे अपनी ये वाकई एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी है, जिसमें रोमांच और भावना दोनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला बनता है और हमें ऐसी ही और भी रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये कहानी है एक मेहनती और जिम्मेदार लड़के अभय की, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी। अभय अपने परिवार में सबसे बड़ा था और उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन थे। घर की हालत बहुत खराब थी, माता पिता गरीब थे और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था। जब घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे अभय के कंधों पर आने लगी तो उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया। 11वीं तक की पढ़ाई के बाद वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बेहतर कमाई की उम्मीद में अहमदाबाद चला गया। वहां पहुंचकर वे सभी किसी फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन अभय का मन इन कामों में नहीं लगता था। उसने खुद को समझाया, पर दिन ब दिन वह मानसिक और शारीरिक रूप से थकने लगा। लगभग 2 महीने बीत गए और फिर उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अभय के दोस्तों ने उसकी हालत देखी और चिंता जताई। वे बोले, भाई, लगता है ये अहमदाबाद का माहौल या पानी तुझे रास नहीं आ रहा। तुझसे अब ये सब काम नहीं होगा। तू एक काम कर, घर लौट जा, थोड़ा आराम कर, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। लेकिन दोस्तों, अभय के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? छोटे भाई बहनों का पेट कैसे भरूंगा? यही चिंता उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अब अभय ने ठान लिया कि वह कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। एक दिन जब वह अहमदाबाद की सड़कों पर काम की तलाश में भटक रहा था तो उसकी नज़र शहर के बड़े बड़े बंगलों पर पड़ी। उसे यह ख्याल आया कि इन आलीशान घरों में भी तो काम करने वाले लोग चाहिए ही होते होंगे। उसी उम्मीद में अभय ने एक एक करके उन बंगलों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। लेकिन अफसोस, जैसे ही कोई उसे देखता, शक भरी नजरों से देखता और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देता। अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में ये सब नया नहीं था। लोग सतर्क रहते हैं और किसी अजनबी को घर के अंदर आने देना तो दूर, बात तक करने में हिचकिचाते हैं। अभय का हौसला धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन जब सूरज ढल रहा था और सड़कें हल्की रोशनी में डूबने लगी थी, अभय एक और बंगले के सामने रुका। वह थका हुआ था, मगर अंदर से फिर भी एक उम्मीद जिंदा थी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कॉन्फिडेंस से बेल बजाई। इस बार उसके मन में सवाल नहीं था, बस एक आस थी, शायद इस दरवाजे के पीछे उसकी किस्मत बदल जाए। तभी ठीक उसी वक्त एक कार आकर उस बड़े बंगले के सामने रुकती है। गाड़ी से उतरती है एक बेहद सलीके से सजी हुई महिला, जिसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास होती है। उसका नाम था सुशीला। जैसे ही सुशीला अपने घर के गेट पर पहुंचती है, उसकी नज़र अभय पर पड़ती है, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा होकर घंटी बजा रहा होता है। सुशीला कुछ पल उसे गौर से देखती है, फिर तेज आवाज में कहती है, अरे तुम कौन हो तुम, और दरवाजा क्यों बजा रहे हो? अभय थोड़ा घबरा जाता है।
उसे डर लगता है कहीं उसे गलत न समझ लिया जाए। कांपती आवाज में कहता है, मैडम, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही इधर आ गया था। सुशीला उसकी घबराहट भांप जाती है, लेकिन फिर भी गंभीर होकर पूछती है, नहीं नहीं, यूं ही कोई दरवाजा थोड़े खटखटाता है, कहीं तुम चोर वोर तो नहीं हो। ये सुनकर अभय घबरा जाता है, लेकिन तुरंत सफाई देता है, नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा परिवार गांव में है, बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं तो बस यही सोचकर दरवाजा खटखटा रहा था कि शायद इस घर में कोई काम मिल जाए। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कुछ भी, मुझे बस काम चाहिए। सुशीला कुछ पल चुप रहती है और अभय की हालत को गौर से देखती है। सुशीला अभय की तरफ गंभीर निगाहों से देखती है और कहती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये पूरा बंगला मेरा है। अगर तुम्हें वाकई काम चाहिए तो साफ साफ बताओ तुम क्या क्या काम कर सकते हो। अभय झिझकते हुए लेकिन आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैडम, मैं कोई भी ईमानदारी का काम कर सकता हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, बस मुझे काम की जरूरत है। सुशीला उसकी बातें सुनकर कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है, फिर उसकी ओर गौर से देखने लगती है। उसकी नजरों में कुछ अलग ही सोच चल रही होती है। फिर वह धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहती है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें 4-5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, बस एक काम करना होगा, किसी की जान लेनी होगी, क्या तुम करोगे ऐसा? ये सुनते ही अभय जैसे सन रह जाता है। उसका चेहरा उतर जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह डर के मारे पीछे हटता है और कांपती आवाज में कहता है, मैडम, आप ये सब मत कहिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। पैसे की जरूरत है, पर मैंने अपने माँ बाप से ये नहीं सीखा कि इंसानियत बेचकर जीना है। फिर वह हाथ जोड़कर सुशीला से विनती करता है, मैडम, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके घर का कोई साधारण काम कर सकता हूँ, लेकिन किसी की जान लेना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। सुशीला ये सब सुनकर गहरी सांस लेती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हें परख रही थी, देखना चाहती थी कि क्या तुम भी उन्हीं में से हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम ईमानदार लगते हो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रहकर काम कर सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकती हूँ। अभय थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, मैडम, मुझे क्या काम करना होगा? सुशीला जवाब देती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस घर की सफाई, देखरेख और छोटे मोटे काम। सब घर के अंदर के ही काम हैं, बाहर कुछ नहीं करना होगा। और सैलरी की चिंता मत करो, जितना तुम कहोगे मैं उतना देने को तैयार हूँ। अभय को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत को कोई समझ रहा है। उसके चेहरे पर राहत का भाव आ जाता है। सुशीला मैडम फिर कहती हैं, कल सुबह से आ जाना, काम शुरू कर लेना। इसके बाद सुशीला अपने घर के अंदर चली जाती है और अभय वहीं से लौटकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। रूम में जाकर वह खुश होकर कहता है, भाई लोग, मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है। अब मैं कल से उसी बंगले में रहूंगा और वहीं काम करूंगा। इसके बाद अभय अपना सारा सामान एक बैग में भरता है। अगले दिन जब अभय सुशीला मैडम के घर पहुंचता है तो वो घर देखकर हैरान रह जाता है। वो एक भव्य और बेहद आलीशान बंगला था। ऊंची दीवारें, खूबसूरत फर्नीचर, लेकिन एक अजीब सी खामोशी चारों ओर पसरी हुई थी। पूरे घर में बस सुशीला मैडम ही थी और कोई नजर नहीं आ रहा था। अभय धीरे धीरे घर का मुआयना करता है। इतने बड़े और खूबसूरत घर के बावजूद चारों ओर धूल जमी थी, चीजें बेतरतीब थी, जैसे महीनों से किसी ने सफाई ही नहीं की हो। ये देखकर अभय बिना समय गंवाए सफाई में जुट जाता है। सुबह से शाम तक मेहनत से वह घर का कोना कोना चमका देता है। शाम होते होते सुशीला मैडम मुस्कुराते हुए कहती है, अभय, क्या तुम खाना बनाना जानते हो? अभय थोड़ा झेपते हुए जवाब देता है, नहीं मैडम, मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही सीख जाऊंगा। सुशीला धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ किचन में, मैं खुद खाना बनाती हूँ, तुम पास रहो, देखो और सीखो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अभय खुशी खुशी उनके साथ किचन में चला जाता है। जैसे ही सुशीला एक एक चीज उसे समझाने लगती है, अभय बहुत ध्यान से सब कुछ देखता है। अभय को सुशीला मैडम के घर में काम तो मिला ही, साथ ही ठिकाना भी मिल गया था जहां वह रह सकता था। अब उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी की मुश्किलें थोड़ी आसान हो रही हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद जब रात को खाना तैयार होता है तो सुशीला मैडम खुद अभय को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाती हैं। खाना खाते वक्त अभय थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछ बैठता है, मैडम, इस इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं क्या? सुशीला के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है।
वो गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ भाई, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। अभय थोड़ा हैरान होकर पूछता है, लेकिन क्यों मैडम? इतना बड़ा घर, इतनी दौलत, कोई तो होना चाहिए आपके साथ। सुशीला एक थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब देती है, किस्मत की मार है। मेरी जिंदगी में जो भी आया वो एक एक करके मुझे छोड़कर चला गया, और तुम भी शायद एक दिन यही करोगे। फिर वो रुककर कुछ पल खामोश रहती है और धीरे से कहती है, मेरी एक बीमारी है जो अक्सर रात को उभरती है। जब वो तकलीफ बढ़ती है तो मैं खुद को संभाल नहीं पाती। लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और मुझे अकेला छोड़ जाते हैं। अभय सुशीला की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर सोच में डूब जाता है। आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जो रात को ही सामने आती है और इतनी भयानक होती है कि सबको दूर कर देती है। वो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन माहौल की गंभीरता को देखकर चुप रह जाता है। जैसे जैसे रात गहराने लगती है, दिन भर की थकान के बाद सुशीला मैडम अभय से कहती है, अभय, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो आज रात मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के पास ही एक चटाई बिछाकर सो जाओ। मुझे अकेलेपन से डर लगता है, तुम्हारी उपस्थिति से शायद थोड़ी राहत मिलेगी। अभय थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है, मैडम आप बुरा मत मानिए, लेकिन अगर मैं आपके कमरे में सोया तो लोग क्या कहेंगे? आप क्या सोचेंगी? समाज क्या कहेगा? सुशीला हल्के से मुस्कुरा देती है और कहती है, इस घर में हमारे सिवा और कोई है ही नहीं अभय। कौन देखेगा, कौन सोचेगा? लेकिन अगर तुम असहज महसूस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बगल वाला कमरा खाली है, तुम वहीं सो जाओ। अभय ने विनम्रता से सिर हिलाया और कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। मन में एक अजीब सी हलचल थी, इतनी जल्दी इतने बड़े घर में काम मिल जाना, और वो भी इतना आरामदायक। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक ही सन्नाटे को चीरती हुई भयावह आवाजें सुशीला के कमरे से आने लगी। पहले तो वो आवाजें धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कराह रहा हो, लेकिन कुछ ही देर में वे आवाजें तेज और डरावनी होती चली गई, मानो कोई चीखने वाला हो, किसी अनजान दर्द में तड़प रहा हो। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका शरीर पसीने से भीग गया। वो बिस्तर पर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सुशीला के कमरे में आखिर हो क्या रहा है। यह आवाजें किसी आम बीमारी की नहीं लग रही थी। अभय डर के बावजूद हिम्मत जुटाता है और अपने डर को दूर करके सुशीला के कमरे की ओर बढ़ता है। उसने एक गहरी सांस ली और सुशीला के कमरे के दरवाजे पर आकर उसे जोर से लात मारी। दरवाजा एक ही झटके में खुल गया। अभी दरवाजे के अंदर जो दृश्य था वह अभय के लिए बहुत ही डरावना था। सुशीला मैडम पूरी तरह से अस्तव्यस्त स्थिति में पड़ी थी। उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। उनकी पूरी देह कठोर हो चुकी थी और वो अजीब डरावनी आवाजें निकाल रही थी, जैसे वो दर्द में तड़प रही हो या फिर किसी अजीब स्थिति से गुजर रही हो। वो घबराहट में फड़फड़ा रही थी और अभय समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सुशीला की हालत ऐसी थी कि अगर कोई और वहां होता तो शायद डर से बाहर भाग जाता, लेकिन अभय जानता था कि उसकी मैडम की यह हालत किसी सामान्य बीमारी के कारण नहीं थी। अभय ने खुद को संभाला और सुशीला के पास खड़ा हो गया। वह जानता था कि सुशीला को इस स्थिति से उबारने के लिए कुछ करना होगा। हालांकि सुशीला को खुद भी अपनी स्थिति का होश नहीं था, जैसे कि वह किसी और ही ताकत से जकड़ी हुई हो। अभय ने सुशीला के पास खड़े रहकर उसके साथ धैर्य रखने की कोशिश की, और वह जानता था कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। ये नज़ारा अभय के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब वह इस घर और सुशीला के साथ जुड़ा हुआ था और उसे उन्हें इस संकट से निकालने के लिए कुछ करना होगा। तभी अचानक सुशीला की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, चेहरा डरावना और कड़ा हो जाता है। वह गुर्राते हुए कहती है, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जिंदा नहीं बचोगे। उसकी आवाज में ऐसा अजीब कंपन था कि कोई भी इंसान उसे सुनते ही कांप जाए। लेकिन अभय ने डरने के बजाय उसकी आंखों में सीधी नजर डालकर जवाब दिया, देखता हूँ तू कौन है और मुझसे क्या कर पाती है। अगर हिम्मत है तो छू कर दिखा। अभय एकदम अडिग खड़ा था, जैसे किसी देवता की शक्ति उसमें उतर आए हो। उसने अपने डर को हनुमान जी के स्मरण से मिटा दिया और सुशीला की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने पूरी ताकत से सुशीला को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और जोर से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए दृढ़ता से सुशीला को पकड़े रहा, जैसे वह उसमें बसे किसी भयानक अंधकार को उजाले में घसीट लाना चाहता हो। जैसे जैसे अभय का जाप तेज होता गया, वैसे वैसे सुशीला की हालत बिगड़ती गई।
उसका शरीर झटकों से कांपने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन अभय हार नहीं मानता। वह आधे घंटे तक लगातार मंत्रों का उच्चारण करता रहा, मानो उसमें कोई दिव्य शक्ति समा गई हो। फिर एकाएक सुशीला का शरीर थरथराते हुए शांत हो गया। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं, शरीर हल्का हो गया, जैसे किसी भारी बोझ से वह मुक्त हो गई हो। अभय ने देखा कि उसकी आंखों से डर और गुस्सा गायब हो चुका था। वह अब किसी सामान्य इंसान की तरह बेहोश पड़ी थी। जब सुशीला मैडम को होश आता है तो वो खुद को अभय की बाहों में पाती है, जो अब भी बेहोश पड़ी उनके पास बैठा होता है। उसे होश आते ही सुशीला झटके से अभय को खुद से दूर करती है और घबरा कर अपना कपड़ा ठीक करने लगती है। अभय भी तुरंत उठकर एक तरफ खड़ा हो जाता है और शालीनता से पूछता है, मैडम, ये सब क्या हुआ था? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? आपका शरीर भी कांप रहा था। आप ठीक हैं? सुशीला ये सुनकर अचानक फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके भीतर जमा दर्द जैसे बह निकलता है। वो कांपती आवाज में कहती हैं, यही है मेरी सबसे बड़ी तकलीफ, मेरी बीमारी। ये मुझे अंदर से तोड़ चुकी है। मेरी जिंदगी एक अभिशाप बन गई है। इसी वजह से मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। कोई मेरे साथ टिकता नहीं, सब डर जाते हैं, सब। अभय की आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, मुझे सब समझ आ गया है। मैं जानता हूं कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो किसी बुरी शक्ति का असर है। आपके ऊपर बुरी आत्मा का साया है और मैं जानता हूं कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है। सुशीला ये सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखती है। वो स्तब्ध थी, क्योंकि आज तक जितने भी लोग उनके करीब आए थे सब डरकर भाग गए थे। किसी ने भी रुककर उनकी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अभय, वो अकेला था जो न सिर्फ रुका बल्कि उनके लिए डटकर खड़ा रहा। सुशीला की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक चमक दिखती है। तभी सुशीला मैडम गहरी सांस लेकर कांपती आवाज में अभय से पूछती हैं, अभय, तुम कैसे जानते हो कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? अभय बिना झिझक जवाब देता है, मैडम, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। मैं बचपन से ही ऐसी चीजें देखता आया हूँ। सुशीला थोड़ी चौंक जाती है, उनकी आंखों में हैरानी उभर आती है। वो फौरन पूछती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने किसे देखा है इस हालत में? अभय अब धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगता है। मैडम, मेरा घर उत्तर प्रदेश में है। मेरे पिताजी एक सिद्धतांत्रिक हैं। हमारे घर पर हर दिन सुबह सुबह दर्जनों लोग मदद की आस लेकर आते हैं। किसी पर साया होता है, किसी को कोई अज्ञात शक्ति परेशान करती है और मेरे पिताजी सबको ठीक कर देते हैं। मैं बचपन से ये सब देखता आया हूँ। जब मैंने आपको उस हाल में देखा तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि आप पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। इसलिए मैं डरा नहीं बल्कि डटकर खड़ा रहा। सुशीला ये सब सुनकर गहरे भाव में बह जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस करती। वो अपने सारे गम, दर्द और डर को बहा देती है और अभय को सीने से लगा लेती है, जैसे सालों बाद किसी ने उनकी तकलीफ को सच में समझा हो। उस पल उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि अभय उनका नौकर है। वो बस एक इंसान के तौर पर उसे गले लगाती हैं, टूटकर रोती हैं। फिर कांपती आवाज में कहती हैं, अभय, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मेरी मदद करने को तैयार है। तुम सच कह रहे हो? अभय गंभीरता से सिर हिलाता है। हाँ मैडम, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे गांव चलना होगा। मेरे पिताजी ही आपको इस साया से पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं सब संभाल लूंगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। तब सुशीला मैडम ने नम आंखों से अभय की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ठीक है अभय, अब तुम जहां भी मुझे ले जाना चाहो मैं चलने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। अभय तुरंत जवाब देता है, मैडम, अब जब मैंने आपकी ये हालत देखी है तो आपको छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। सुशीला फिर एक हल्के स्वर में कहती है, अभय, क्या तुम मेरे पास खटिया बिछाकर सो सकते हो? तुम्हारे पास रहूंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। अभय बिना किसी हिचकिचाहट के पास में खटिया लगाता है और वहीं सो जाता है। समय बीतता है। करीब 18-20 दिन गुजर जाते हैं और फिर नवरात्रि का पावन महीना शुरू होता है। अभय इस शुभ अवसर पर सुशीला मैडम को लेकर अहमदाबाद से अपने गांव उत्तर प्रदेश की ओर निकलता है। गांव पहुंचते ही अभय सुशीला को अपने पिता के पास ले जाता है और उन्हें सारी स्थिति विस्तार से समझाता है, कैसे रातों को उनका रूप बदल जाता है, कैसे उन्हें कोई अनजानी शक्ति सताती है। अभय के पिता, जो एक अनुभवी और सिद्धतांत्रिक थे,
सुशीला को गंभीर नजरों से देखते हैं और फिर बोलते हैं, बेटी, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह असर तुम्हारे ऊपर बचपन से ही है और अब यह बहुत गहरा हो चुका है। सुशीला उनके शब्द सुनकर सिहर जाती है। थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से कहती है, हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बचपन से ही इस डर और अंधेरे के साए में जी रही हूँ। तब अभय के पिताजी गंभीर स्वर में सुशीला मैडम से कहते हैं, बेटी, तुम्हारे ऊपर जो प्रभाव है वह बहुत पुराना और गहरा है। इसे हटाने के लिए हमें कम से कम 5 दिन की विशेष पूजा, हवन और तांत्रिक विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। इस दौरान तुम्हें हमारे यहीं रुकना होगा। सुशीला बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भरती है और भावुक होकर कहती है, अगर इस सबसे मैं ठीक हो जाऊं तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। मैं सच में आज़ाद होना चाहती हूँ। अभय के पिताजी गांव में एक प्रसिद्ध और अनुभवी साधक माने जाते थे और कई लोग पहले भी उनके द्वारा ठीक किए जा चुके थे। सुशीला अब पूरी आस्था और विश्वास के साथ वहीं रुक जाती है। नवरात्रि के पावन दिनों में गहन पूजा, मंत्रोच्चारण और हवन की प्रक्रिया शुरू होती है। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। हर दिन की साधना के साथ सुशीला की स्थिति में हल्का सुधार दिखने लगता है। और फिर 5वें दिन जब अंतिम हवन पूर्ण होता है तो अभय के पिताजी अंतिम मंत्रोच्चारण करते हुए कहते हैं, अब ये बुरी शक्ति तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। उसी पल जैसे किसी अदृश्य जंजीर से मुक्त हो गई हो, सुशीला का चेहरा बदल जाता है। उसका शरीर शांत हो जाता है और कुछ देर बाद वह जोर जोर से रो पड़ती है। वह कहती है, मैंने पहली बार अपने शरीर को इतना हल्का महसूस किया है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। सालों से जो अंधकार मेरे अंदर छिपा था, आज वह मुझसे दूर हो गया है। अब सुशीला मैडम ने अभय के पिताजी का दिल से धन्यवाद किया और उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया। साथ ही उनका जो टूटा फूटा घर था उसे भी शानदार तरीके से बनवा दिया। सुशीला मैडम ने अभय की पूरी जिंदगी को संवार दिया और उसकी मदद से उसकी दुनिया बदल दी। इसके बाद दोनों अहमदाबाद लौट गए और सुशीला मैडम के घर में सुख शांति से रहने लगे। समय के साथ सुशीला मैडम को अभय से प्यार हो गया। दोनों एक ही घर में रहते थे, एक साथ खाना बनाते थे और समय बिताते थे। धीरे धीरे अभय को भी सुशीला से गहरा लगाव हो गया। हालांकि वह ये जानते हुए भी कि सुशीला उनसे 21 साल बड़ी थी, फिर भी उनका प्यार सच्चा था। 3 साल बाद जब सुशीला पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, उन्होंने अभय को अपने घर जमाई के रूप में स्वीकार किया और उससे शादी कर ली। दोनों ने मिलकर खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। जब सुशीला 25 साल की थी, तब से उनके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया था जो उनके जीवन में खलल डाल रहा था। इस कारण उनके माता पिता काफी चिंतित थे। कई जगह इलाज करवाने के बावजूद सुशीला ठीक नहीं हो पाई थी। आखिरकार सुशीला के माता पिता ने निर्णय लिया कि अपनी इकलौती बेटी को सारी प्रॉपर्टी दे दी जाए, क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और वे चाहते थे कि सुशीला का भविष्य सुरक्षित रहे। सुशीला मैडम के माता पिता ने ये निर्णय लिया था कि उनकी इकलौती बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से कर दी जाए ताकि वह उसका ख्याल रख सके। इस सोच के तहत सुशीला की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो उनके घर जमाई बनकर रहने लगा। लेकिन सुशीला की बीमारी के कारण उनका पति बहुत परेशान हो गया और धीरे धीरे वह उन्हें छोड़कर चला गया। इसके बाद सुशीला मैडम अकेले रह गईं। कुछ समय बाद उनके माता पिता भी गुजर गए और सुशीला पूरी तरह से अकेली हो गईं। इसी दौरान उनकी मुलाकात अभय से हुई। अभय ने सुशीला मैडम को पूरी तरह से ठीक किया और फिर दोनों ने शादी कर ली। अभय घर जमाई बनकर सुशीला के घर रहने लगा और दोनों ने साथ में अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताना शुरू किया। अभय की किस्मत ने उसे ये सब आसानी से दे दिया। उसकी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। ये कहानी जीवन के उतार चढ़ाव, किस्मत और इंसानियत की है, जहां एक व्यक्ति ने दूसरों की मदद से अपनी और किसी की जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।